गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, किसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जो क्लास 10 का आपका सोशल साइंस का सेट नंबर 9 है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले 8 सेट अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, अब उसको भी जा कर के देखिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में जो भी स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए ये सभी वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जब का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, इसमें से कोई 5 का उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन जो है। आज का पहला क्वेश्चन आपका है जो वेरी शॉर्ट आंसर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई। तो वियना कांग्रेस जो है आपका 1815। वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा आयोजित की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई है। तो वियना कांग्रेस जो आपका क्या है, कांग्रेस के द्वारा 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, असेंबली लाइन से क्या तात्पर्य है। असेंबली लाइन से क्या तात्पर्य है, जब एक मशीन के अलग अलग कल पुर्जे अलग अलग स्थानों पर बनाए जाते हैं और बाद में उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करके उन्हें एक पूरी मशीन का रूप दिया जाता है, तो ऐसे ढंग को असेंबली लाइन कहा जाता है। बहुत ही सुंदर जवाब है। असेंबली लाइन किसे कहते हैं, तो जब एक मशीन के अलग अलग कल पुर्जे अलग अलग स्थानों पर बनाए जाते हैं और बाद में उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करके उन्हें एक पूरी मशीन का रूप दिया जाता है, तो ऐसे ढंग को इसको जो है असेंबली लाइन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गहन कृषि क्या है। गहन कृषि क्या है, वह खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि क्या है, वह खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका संघ सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। संघ सूची से क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन विषय सम्मिलित है। वह सूची जिसमें संघ या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय में रखे हैं, उसे संघ सूची कहते हैं। वह सूची जिसमें संघ या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय दे रखे हैं, उसे संघ सूची कहते हैं। इस सूची में कोई 97 के लगभग विषय दे रखे हैं, जिनमें से कुछ विषय है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार, बैंकिंग आदि। ये सभी क्या है, वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। बात समझ गए हैं। संघ सूची कैसे कहते हैं, वह सूची जिसमें संघ या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय में दे रखे होते हैं, उसे संघ सूची कहते हैं। इस सूची में 97 विषय को शामिल किया गया है और कुछ उदाहरण है आपका प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार, बैंकिंग, ये सभी क्या है, वो संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं। बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं। तो बैंकों में जो जमा की गई राशि जो है को बैंक मुद्रा इसलिए कहा जाता है, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा कहा जाता है क्योंकि जमा की गई राशि मांग करने पर प्राप्त की जा सकती है, इसलिए उसको बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा कहते हैं। ठीक है, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं,
क्योंकि बैंकों में जमा की गई राशि की जो मांग करने पर उसको प्राप्त की जाती है, यानी उसको दे दिया जाता है, इसलिए उसको मांग राशि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, उदारीकरण से क्या तात्पर्य? उदारीकरण से क्या समझते हैं? सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। इस तरह से आपका सेक्शन ए जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर का जो 7 क्वेश्चन है कर लिए। अब नेक्स्ट जो आपका सेक्शन बी है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका प्रत्येक जो है प्रश्न को 3 मार्क्स का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है? नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। देखिए, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। देखिए, इसका जो पहला पॉइंट आपका नमक यात्रा की चर्चा करते हुए जो आपका पहला है, जो क्यों उसके प्रतिरोध के खिलाफ असरदार प्रतीक हुआ, कि इसका पहला पॉइंट आपका है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। गांधी जी के अनुयायियों ने दांडी नामक समुद्र तटीय स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यह आंदोलन सरकारी आदेशों को न मानने का प्रतीक था। दूसरा पॉइंट आपका ब्रिटिश कानून को तोड़ना निसंदेह उपनिवेशवाद के विरोध एक जबरदस्त कदम था। देखने को यह समुद्र के पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया एक साधारण सी घटना लगती है, परंतु इसके उपनिवेशवाद के सारे ढांचे को ही हिलाकर रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका साबरमती आश्रम से दांडी की कोई 244 मील की यात्रा में महात्मा गांधी और उनके साथियों को अनेक स्थानों पर रुकना पड़ा। हर पड़ाव में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी होती रही, जिससे राष्ट्र भावनाएं उत्तेजित होती गई और लोगों में उपनिवेशवाद के प्रति घृणा पैदा होने लगी। इस तरह से आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जैसे ही 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाया गया, सबको यह पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार के विरोध सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बज चुका है और इस प्रकार नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बन गई। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 8वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, इसका व्याख्या करना है। देखिए, ब्रिटिश की जो महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया, इसका जो निम्नलिखित कारण है। आपका पहला कारण आपका स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कटाई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी, इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई और इस तरह से क्या हो गया, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर जो है वह वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी और जब उन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा तो अनेक औरतों जो हाथ से उनकी कटाई करती थी को काम से हटाना पड़ा। इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, क्योंकि स्पिनिंग जेनी मशीन का जो है महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, 3 कारणों की व्याख्या करें। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, इसका निम्नलिखित कारण है आपका। देखिए, सूरत जो है पूर्व उपनिवेशवाद काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और बम्बई एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। इसका कारण है, निम्नलिखित कारण जो है आपका, इसका पहला कारण है 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर जो है हजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए और यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई और नए बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। और तीसरा पॉइंट आपका, पुराने बंदरगाह की जगह नए बंदरगाहों जैसे बम्बई व कलकत्ता का भी बढ़ता महत्व उपनिवेशवाद का सत्ता की बढ़ती ताकत का
संकेत था। एक इसका और एक अथवा क्वेश्चन है आपका, कॉर्नर लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए इसका उत्तर आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19वीं सदी को में जो कानून अपने भूस्वामित्व के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्नर लॉ कहा जाता है। इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के परिणाम स्वरूप जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने लगे तो लोगों में हाहाकार मच गई और ब्रिटिश विवश होकर सरकार को यूँ कानून हटाने पड़े। इस कानून के हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को भी खूब लाभ रहा। और दूसरा आपको जो का प्रभाव जो हुआ, जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। बहुत सी भूमि उसर हो गई, खेती करने वाले बहुत से किसान जो वो बेरोजगार हो गए। ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भटकने लगे और जिससे शहरों की हालात भी खराब हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का जो अधिक उपयोग जो है वो निम्नलिखित कारण हुआ। इसका पहला कारण आपका, पहला उपयोग जो है कैसे हुआ, पहला उपयोग आपका संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधन का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। अब दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा जो आपका उपयोग है आपका, संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती जब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा। तीसरा पॉइंट आपका है, जितना अधिक संसाधन का दोहन हुआ आर्थिक विकास भी उतना ही आगे बढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, चौथा पॉइंट आपका है, औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और भले ही इसका लाभ उपनिवेश को प्राप्त नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अथवा है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव। भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का भी तेजी से प्रभाव हुआ है, विकास हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उसे अधिकतम दाम पर प्राप्त हो सके। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा, जिससे फसलों का उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई। वैश्वीकरण से भारत कई कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई और उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता भी बढ़ गई। अतः किसान को अपने उत्पादन का पहले से ही कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपका दबाव समूह। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, दबाव समूह और आंदोलन दबाव समूह और राजनीतिक दल से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी सेट में यह क्वेश्चन देखा जाता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं तो इस संगठन को हित समूह कहा जाता है और ऐसे दबाव समूह स्वयं राजनीति से विनाश किनारा रखते हैं, क्योंकि या तो उनके मन में राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं होती है या ज़रूरत ही नहीं होती, उनमें राजनीतिक कौशल का अभाव होता है। वे तो राजनीतिक दलों और सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं और इस प्रकार वे अनेक प्रकार की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में वे बैठक करते हैं, जुलूस निकालते हैं और सूचना अभियान चलाते हैं। केवल जनता को ही नहीं, ऐसे दबाव समूह मीडिया को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि मीडिया उनके मसलों पर ध्यान दे और ऐसे सरकार जनता का भी ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो।
ऐसे दबाव समूह केवल सूचना अभियान तक ही सीमित नहीं रहते, वरन वे धरना भी देते हैं, हड़तालें भी करते हैं और सरकारी कामकाजों में बाधा भी डालते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को जल्दी से माने। बहुत से मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ आदि ऐसे ही तरीकों से अपनाते हैं ताकि सरकार का दबाव बना रहे। कुछ दबाव समूह अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने और सरकार को जगाने और सोए हुए को जगाने के लिए मांगे विज्ञापनों का भी सहारा लेते हैं। कुछ दबाव समूह विपक्ष के नेताओं को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं और उनसे भाषणबाजी तक करवा देते हैं। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी इन दबाव समूहों को अपने पक्ष में करके प्रयत्न करते हैं। अथवा है क्वेश्चन, अथवा वाला क्वेश्चन है इसी का अथवा है, राजनीतिक विभाजन की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले 3 कारक निम्नलिखित है। पहला कारण, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे अलग और विशिष्ट मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं? संविधान के दायरे में आने वाली, दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों के साथ सामंजस्य बिठाना अधिक आसान होता है। विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति सरकार का रवैया कैसा है? यदि सरकार सत्ता में भागीदारी करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों को समन्वित करने की इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विभाजन से देश को खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। दबाव समूह और राजनीतिक दलों का आपसी रिश्ता कई स्वरूप धारण कर ले सकता है, जिनमें से कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और तो कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिनका नेतृत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक दलों के नेता भी संभालते हैं। और कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं, जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन, छात्र संघ आदि के ऐसे संगठन या राजनीतिक दलों की द्वारा ही बनाए गए होते हैं या फिर उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से होती है। ध्यान से देखने से पता चलता है कि ऐसे दबाव समूह की बागडोर किसी न किसी राजनीतिक दल के किसी न किसी नेता या कार्यकर्ता के हाथ में ही होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, कई बार दबाव समूह और आंदोलन स्वयं राजनीतिक दल का एक रूप अख्तियार कर लेते हैं, और जैसे असम में विदेशियों के विरोध चलाया गया असमय आंदोलन अपनी समाप्ति पर असम गण परिषद के नाम से राजनीतिक दल में परिणत हो गया। इसी प्रकार तमिलनाडु के 2 प्रमुख राजनीतिक दल भी DMK और AIFDMK की जड़ें वहाँ तक शुरू हुए समाज सुधार आंदोलन में ढूंढी जा सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर घ आपका है। पॉइंट नंबर घ आपको क्या कर रहा है? कई बार कुछ दबाव समूह और आंदोलन और राजनीतिक दलों में टकराव की स्थिति भी बनी रहती है। विरोधी पक्ष लेने पर भी इन दबाव समूह और राजनीतिक दलों में आपसी संवाद होता रहता है और आपसी बातचीत चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, कई बार राजनीतिक दलों के नेता इन दबाव समूहों से ही आते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली कभी छात्र संगठन के पदाधिकारी थे, तो इसी प्रकार अजय माकल भी छात्र संघ के नेता थे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपका? क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? देखिए, बैंक जो है कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि इसका कई कारण है। देखिए, कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। देखिए, पहला कारण आपका है, कुछ कर्जदार
बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहते हैं। इसके कारण भी वो बैंक जो है कर्जदारों को कर्ज देने से इनकार कर जाते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पा सकते हैं। इसके कारण भी वो बैंक जो है वह कर्ज देने से तैयार नहीं होते हैं। और तीसरा कारण है कुछ लोग कर्जे के बदले में भूमि, पशु, संपत्ति आदि के रूप में ऋण आधार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इसके लिए भी उसको कर्ज देने से तैयार नहीं होते हैं बैंक। और चौथा कारण है और अंतिम कारण, कुछ लोग गारंटी देने वाले 2 लोगों को भी नहीं ला सकते हैं जो कि कर्ज न देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सकें। इसलिए वो गारंटेड भी जमा नहीं कर पाते हैं और वो अपना नौकरी का जो ब्यौरा नहीं दे पाते हैं और वो जो अपना आय प्रमाण पत्र भी देने में असमर्थ हो जाते हैं। ये सभी कारण है जो आपको बैंक आपको कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से तैयार नहीं होते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। देखिए वैश्वीकरण क्या है इसको जानते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व के बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, या फिर समन्वय करना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है। और वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला जो आपका तथ्य है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह। दूसरा आपका विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह। तीसरा आपका टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह। और चौथा आपका विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह। ये सभी क्या हुआ, वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तथ्य है जो इस पर निर्भर करती है। अब देखिए अब और कुछ इसका और भी कुछ बातें हैं जो जानना है वैश्वीकरण के लिए। 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति के बनने के बाद भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला। 1991 में जो नई आर्थिक नीति बना भारत में, इसके बाद भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा है। ठीक है, ये सब सेट में बहुत ज़्यादा अथवा क्वेश्चन है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके और आपका तैयारी भी अच्छा हो सकेगा और इससे क्वेश्चन भी छूटने का संभावना कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन का सेट है। ऐसे उतना क्वेश्चन रहता नहीं, आपको परीक्षा में आपको 19 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 19 में से आपको कोई 13 लिखना है। सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 3 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेट में है क्योंकि वो सिंपल सेट है, आपको इस तरह का क्वेश्चन करा रहा है ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का समावेश किया गया प्रत्येक सेट में। इससे आपको घबराने वाली बात नहीं है कि अच्छा है ना, ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने का चांसेस कम हो जाता है। चलिए ये अथवा क्वेश्चन है, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है। देखिए देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका निम्नलिखित है। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका निम्नलिखित है। पहला भूमिका, बैंकों में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं जहां उस पर ब्याज प्राप्त होता है और पैसा सुरक्षित भी रहता है। पहला भूमिका आपका। अब दूसरा पॉइंट आपका है बैंक ज़रूरतमंदों को ऋण देकर उनकी आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तीसरा भूमिका आपका, बैंकों में अधिक लोग काम में लगे होते हैं, इस प्रकार बैंक बेरोजगारी की समस्या को भी हल करने में भी मदद करते हैं। और चौथा आपका है भूमिका, बैंक देश में मुद्रा के परिचालन को भी नियंत्रण करते हैं। चलिए इस प्रकार से भी प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपका जो अब हम लोग पहुँच गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग आंसर होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होता है 15 से 19 तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और 15 से 19 तक। इसमें से कोई 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन ही लिखना है। 5 प्रश्न रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन 5 में से कोई 3 लिखना है। चलिए तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। कारण दें। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। इसका कारण दें। देखिए पहला कारण आपका है, महात्मा गांधी ने जो कारण बताया लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस की सामूहिकता की लड़ाई का कारण, पहला कारण क्या बताया, महात्मा गांधी ने यह शब्द 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन 1920-22 जो चला, इसके मध्य कहे और उसी के बीच में यह बात कहा गया था, असहयोग आंदोलन जिसमें हुआ था।
अब देखिए, उनके अनुसार वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता एवं सामूहिकता की आज़ादी के बिना कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। देखिए, ये बात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कहा गया था 1920 और 22 के बीच में। क्या कहा गया था? कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता एवं सामूहिकता की आज़ादी के बिना कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। ये बात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था। और दूसरा पॉइंट जब का है, यदि देश को विदेशी उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होना है तब यह सभी स्वतंत्रताएं बड़ी आवश्यक है। राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए इन 3 स्वतंत्रताओं का होना अति आवश्यक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अतः गांधी जी ने जब स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति, प्रेस और संगठन बनाने की स्वतंत्रता को स्वराज का महत्वपूर्ण भाग स्वीकार किया। चौथा पॉइंट आपका, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वराज की लड़ाई सबसे पहले इन संकटग्रस्त आज़ादी की लड़ाई है। उन्होंने क्या कहा? स्वराज की लड़ाई सबसे पहले इन संकटग्रस्त आज़ादी की लड़ाई है। इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक अच्छे लोकतंत्र की क्या विशेषता है? एक अच्छे लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है उसको वर्णन करना है, उसका चर्चा करना है। देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता वो क्या है? निम्नलिखित है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जहाँ शक्ति का स्रोत जनता है और सरकार उस जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है और वह जनता की भलाई के लिए ही कार्य करती है। एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, पहला विशेषता, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले स्वयं करते हैं। दूसरा विशेषता आपका, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका, तीसरा विशेषता आपका है लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार भी उपलब्ध होता है। चौथा आपका विशेषता, चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए भी काम करती है। इस प्रकार से इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? अथवा फिर इसी को दूसरे क्वेश्चन में अब किस तरह से पूछा गया है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से कर इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए 4 सुझाव दीजिए। चलिए, ये सभी प्रश्न का उत्तर क्या है? सब एक ही होगा क्योंकि सब अथवा में है, सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। देखिए, लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि दल की लोकतंत्र का सबसे बड़ा ज़्यादा जो प्रकट रूप है, क्योंकि इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराते हैं। अतः चुनौतियों का सामना करने के लिए दलों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। पहला, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और यह कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी, उन्हें इसे मानना होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है सेकंड नंबर पॉइंट आपका, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए यह आदेश जारी किया कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा पॉइंट आपका, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया। राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट दे, दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसलिए इसी बात को ध्यान में रख कर के जो हुआ लोकतंत्र ने अपना कामकाज को करने का सुझाव दिया। राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को भी टिकट देकर दल का प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाकर जैसे आंदोलन और मीडिया आदि के द्वारा भी संभव हो सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। देखिए, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। इसका जो आपका स्पष्टीकरण में आपका जो पहला समस्या आपका है, निस्संदेह एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में भी जहां अधिक जोखिम होता है, ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। दूसरा आपका जो समस्या है दूसरा आपका उदाहरण के लिए एक व्यक्ति
फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है और यदि किसी कारणवश उसकी फसल मारी जाती है तो वह ऋण को वापस नहीं कर पाता है। यह क्या है, समस्या है, प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में वह कर्ज चुकाने के लिए पुनः कर्ज लेता है और अथवा अपनी ज़मीन बेचने के लिए भी विवश हो जाता है। चलिए, जब वो कर्ज लेगा और वो नहीं वो होगा तो क्या होगा, ज़मीन बेचने के लिए भी क्या विवश हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, इस प्रकार परिस्थिति के खतरे इस बात को भी तय करते हैं कि ऋण उपयोगी होगा अथवा नहीं। चलिए, इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का वर्णन करें। प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले जो तरीके हैं उसका वर्णन करना है। चलिए, प्राचीन भारत में राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पानी का संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे के बराबर हो सकता है। फलौदी में एक घर 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका है। चलिए, अब टाँका क्या है आपका, टाँका यहाँ जो है आपका सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। यह घरों की ढालवा छतों पर पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से भूमिगत टाँका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता है, क्योंकि यह पानी शुद्ध तथा स्वच्छ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अथवा है, अथवा क्वेश्चन को देखते हैं। समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे बचें, उसके समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है, इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, ये सब बातों पर चर्चा करना है। देखिए, समन्वित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग में अंतर। देखिए, समन्वित इस्पात उद्योग जो है आकार में मिनी इस्पात उद्योग की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। समन्वित इस्पात उद्योग में इस्पात से संबंधित सभी कार्य एक ही कम्प्लेक्स में होते हैं। कच्चे माल से लेकर इस्पात बनाने तक, ढालने तथा उसके आकार देने तक, ये सभी जो है एक ही जो आपका एक ही उद्योग में होता है। जबकि मिनी इस्पात कारखानों में रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है, जो इससे संकलित इस्पात उद्योग से मिलता है। जबकि समन्वित इस्पात कारखानों में सभी प्रकार का इस्पात तैयार होता है, वहीं मिनी इस्पात कारखाने में केवल मृदु व मिश्रित इस्पात का निर्माण होता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इस्पात उद्योग की समस्याएं। इसको चीन जैसे इस्पात निर्यातक देशों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ता है। इसे उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धि का भी सामना करना पड़ता है। अविकसित अवसंरचना भी इसके मार्ग में कोई रुकावटें पैदा करती है। कम श्रमिक उत्पादकता भी एक समस्या है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति भी इसके लिए कठिनाई पैदा कर देती है। अब नेक्स्ट आपका जो है, निम्नलिखित सुधारों ने इसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया। उदारीकरण ने इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहित किया। निजी क्षेत्र में भी अनेक उद्यमियों ने भी अपने पर्यटनों से इन उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी इस उद्योग को पनपने में काफ़ी सहायता मिली। परंतु विकास के साधनों को नियत करने और अनुसंधान से इस इस्पात उद्योग की प्रगति को और तेज किया जा सकता है। चलिए, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका मानचित्र है। भारत में जो दिए गए जो रेखा है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र को पढ़कर चिन्हित क्षेत्र को सम्मानित कीजिए। नवेली, कोयला खान, झरिया, रानीगंज, दिग्बई और मुंबई हाई और सिंगरौली। कि नवेली कोयला खान कहाँ है, झरिया रानीगंज कहाँ है, दिग्बई कहाँ है, मुंबई हाई कहाँ है और सिंगरौली कहाँ है, इसको आपको दिखाना है। चलिए, नवेली कोयला खान आपका कहाँ है, देखिए देखते हैं। आपका दिग्बई आपका क्या, आसाम में है। दिग्बई क्या है, आसाम में। आसाम लोकेशन कहाँ होगा, 1 नंबर में आपका आसाम कहाँ पर है, आसाम में आपका आसाम के लिए जो ट्रिक था आपका, आसाम का ट्रिक क्या था, जो 7 सिस्टर में आपका था। जो आपका 7 सिस्टर जो था आपका 7 सिस्टर, जो ये वाला जो 7 सिस्टर, इसमें आपका ट्रिक था, अरुणा तुम अकेले में राम मंदिर नहीं जा पाओगे। तो अरुणा
तुम अकेले में, अरुणा तुम अकेले में, तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, असम। दिग्विजय कहाँ है, दिग्विजय आपका असम में है, तो असम के लिए क्या हो जाएगा आपका, असम तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणा तुम अकेले में, ये बोला यहाँ पर असम है, असम आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अरुणा तुम, ये आपका असम यहाँ पर, तो ये गलती लग रहा है यहाँ पे, वो ये मैप में असम ही इसका लोकेशन, यहाँ पे असम नहीं है, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर क्या है, दिग्विजय असम आपका ये वाला क्षेत्र है आपका असम, असम आपका यहाँ पर है, इस जगह पर असम आपका यहाँ पर है। चलिए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, यहाँ पे असम, यहाँ पे असम का ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो भाग 1 नंबर में क्या है वो का ये बोला अरुणाचल प्रदेश है। चलिए 2 नंबर में आपका क्या है, झारिया रानीगंज, झारिया रानीगंज क्या आपका, झारिया आपका कहाँ है, झारिया आपका झारखंड में, रानीगंज कहाँ है आपका पश्चिम बंगाल में, झारिया आपका कहाँ है झारखंड में, और रानीगंज कहाँ है आपका पश्चिम बंगाल में। तो आपका 2 नंबर आपका कहाँ पे होगा, हाँ ये पश्चिम बंगाल, ये तो सही है। 2 नंबर आपका पश्चिम बंगाल में, ये आपका सही है। चलिए तीसरा जो आपका सिंगरेनी, सिंगरेनी क्या है तेलंगाना में, सिंगरेनी क्या है तेलंगाना में, सिंगरेनी क्या आपका तेलंगाना में, तो ये आपका तेलंगाना ठीक है, क्योंकि ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये आपका ये भी ठीक है। सिंगरेनी आपका कहाँ है तेलंगाना में, ये आपका लोकेशन ठीक है। और दिग्विजय का जो है ना, दिग्विजय आपका ये गलत है, दिग्विजय के लिए ये आपका दिग्विजय यहाँ पर नहीं है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, दिग्विजय यहाँ पर है आपका, दिग्विजय असम। चलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। अब देखिए मुंबई हाई, मुंबई है कहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई का हाई कहाँ महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र ये ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात है और ये आपका महाराष्ट्र, तो यहाँ पे मुंबई हाई ठीक है। चलिए मुंबई हाई का लोकेशन ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका नवेली कोयला खान, नवेली कोयला खान कहाँ आपका, ये जो नवेली कोयला खान आपका क्या है तमिलनाडु में, नवेली कोयला खान क्या है तमिलनाडु, ये आपका यहाँ पर भी क्या है नवेली कोयला खान भी गलत है, वो नवेली कोयला खान कहाँ है झारखंड में है, तमिलनाडु में कोई कोयला खान नहीं है, तो यहाँ पर इसका लोकेशन यहाँ पे ये भी क्या है वो, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे नवेली कोयला खान यहाँ पे तमिलनाडु में नहीं है, ये नवेली कोयला खान आपका झारखंड में है, यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा, यहाँ पर बिहार, ये वाला आपका झारखंड है, ये वाला क्या है, ये वाला बिहार हो गया, ये वाला झारखंड, ये वाला यहाँ पर होगा नवेली कोयला खाने का, यहाँ पर है इस जगह झारखंड में नवेली कोयला खाना है। और आपका 2 क्वेश्चन इसमें 2 थोड़ा मिस्टेक कर दिया। दिग्विजय कहाँ असम में है, झरिया कहाँ, झरिया आपका झारखंड में है, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में, तो कहीं भी आप दिखा सकते हैं झारखंड या पश्चिम बंगाल में। ले सिंगरेनी कहाँ है तेलंगाना, ये आपका सही है, ये आपका तेलंगाना सही है। 4 नंबर मुंबई हाई, ये भी क्या आपका सही है, महाराष्ट्र में है मुंबई हाई। नवेली कोयला खान झारखंड में यहाँ पर आपका होना चाहिए, जो कि ये आपका ये दोनों का लोकेशन गलत किया, दिग्विजय गलत जगह पे रखा है और नवेली कोयला खाना भी गलत है, जो आपको सही कर दिए। नवेली कोयला खाने का है झारखंड में और दिग्विजय का असम में। चलिए और मैप का जो लोकेशन है उसको आप बार बार देखेंगे, इस तरह से आपको मैप का क्या हो जाएगा लोकेशन सही हो जाएगा। चलिए आज भी इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे, जो आपका ये आपका 9 सेट था, इसके बाद आपका एक और सेट बचा रहेगा 10वां सेट, जो कि आप लोग के लिए चैप्टर वाइज सोशल साइंस का आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का वीडियो अपलोडेड है, इसको भी आप देखेंगे, चैप्टर वाइज है, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर है। फिर आपका मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका 10 सेट अपलोडेड है, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे। और सब्जेक्टिव का भी जो है आपका ये 9वां सेट है, और एक सेट और भी अपलोड करना है। और कल जो है आपका कल सुबह 9 बजे आपके लिए एक मैराथन सेशन लेकर आएंगे, जो आपका मैराथन सेशन आपको लिए अपलोड कर देंगे, जिसमें 400 ऑब्जेक्टिव MCQ रहेगा, जो सोशल साइंस का टोटल संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का रहेगा, जो एक ही वीडियो में आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल करेंगे, और इसमें सभी महत्वपूर्ण रहेगा। तो 400 क्वेश्चन में से ही आपको 40 क्वेश्चन 20 तारीख के एग्जाम में आपको मिलेगा। तो कल ये वीडियो आपको हम अपलोड कर देंगे, कल मॉर्निंग में 9 बजे। और फिर आपका एक और सेट आपका आएगा, उसको भी अपलोड करेंगे सब्जेक्टिव का, क्योंकि 10 सेट हम देने का बात किए थे, तो वो भी हम आपको कल आपको अपलोड कर देंगे। इस तरह से सोशल साइंस का जो
वीडियो आपका पर्याप्त है चैनल पर, उसको आप देखिए। और 20 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसको एकदम बहुत ही यादगार बनाइए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपका सोशल साइंस का चैनल पर अपलोडेड है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।